साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की, गांधी परिवार की पूरी बाजी ही पलट दी, और वो भी अंबेडकर जयंती के मौके पर। इतनी बड़ी बात कही है दोस्तों, उसकी बहुत दूर तक असर पड़ने वाला, बहुत ही दूर तक। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से, बल्कि वर्षों से कहिए, जब से मोदी जी आए हैं, लगातार मोदी सरकार को छेड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी नीयत तो पता चलती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, मैं कहता हूं ना बार बार, बहुत सारी गलतियों को तो माफ कर देते हैं। छोड़ो यार, आप जानते हैं ना, भगवान कृष्ण ने भी 100 गलतियों को माफी दी थी। उसी तरीके से ये बहुत सारी गलतियों को माफी देते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो काम किया है दोस्तों, आप जानते हैं, राहुल गांधी को उनके कर्मों का पूरा फल मिलने जा रहा है। खड़गे साहब जो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका भी हिसाब हो गया है। और तो और कांग्रेस पार्टी जो इन दिनों जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है, उसका ऐसा काट निकाला है दोस्तों, ऐसा काट। आज तो मैं कहूं कि अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी का चुनिंदा बयान नहीं सुना तो आप बहुत कुछ मिस कर गए, बहुत कुछ। आज अंबेडकर जयंती के दिन जिस तरीके से राहुल गांधी की स्थिति बन गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज बहुत सारी चीजें दोस्तों, और एक बात और आपको बता दूं, जिस तरीके से नेहरू ने, जी हां, जिस तरीके से नेहरू ने खुद बाबा साहेब अंबेडकर का लगातार अपमान किया, इतिहास की किताबों से उनको मिटा देने की कोशिश की, साजिश रची, वही काम तो आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में कर रही है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बदला लिया है। आज वो बदला आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों, और निवेदन करता हूं कि आज आप कमेंट के जरिए जुड़िए। जो लोग जाति के नाम पर इस देश की जो एक एकीकृत समाज है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है। अब संभव है, एक बात और बता दूं, जो ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं ना, अब अगला अध्यक्ष कोई मुसलमान होने वाला है। आप देख लीजिए क्या राग छेड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने। आप जरूर कमेंट के साथ जुड़िए दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा। और मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, आज एक बड़ा जबरदस्त नज़ारा देखने को मिला। आज अंबेडकर जयंती के दिन जब कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, तो एक ही जगह पर राहुल गांधी और रेखा गुप्ता साथ ही बैठे हुए थे। आप अगर पूरा दृश्य देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी आखिर किस तरीके से, किस प्रकार बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से किसी संदर्भ को लेते हैं। बगल में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, याद रखिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए, अकड़ दिखाता हूं। पीयूष गोयल मंत्री हैं, जब पहुंचते हैं तो राहुल गांधी कैसे उनका अभिवादन करते हैं। अकड़ दिखेगी आपको, जी हां, अकड़ दिखेगी। और अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि जो काम कभी नेहरू करते थे, राहुल गांधी कैसे अपने ही जाल में फंस गए। आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, इसलिए जरा पुराने बयानों से नई चीज़ों पर लाऊंगा, और फिर मैं आपको पूरा का पूरा बिंदुवार एक नैरेटिव आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ये जो कहते हैं ना, दलित, ओबीसी, ये वो, आज अंबेडकर जयंती के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने पोल खोल दी है, और इनके ही राज्य में पोल खुली है। मैं आपको उदाहरण के साथ दिखाने वाला हूं। अब जैसे देखिए, आजकल राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हम 50% का बैरियर तोड़ देंगे, हम आरक्षण की सीमा खत्म कर देंगे। क्या नाम लेते हैं आपको पता है ना, किस किस का नाम लेते हैं? ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और करते किसके लिए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले ये बयान सुनिए, कुछ ही समय पुराना बयान है, सुनिए पहले। रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब
किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे सकता है। बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के, देखो आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी है, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है। अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग। इस पूरे बयान में कहीं मुस्लिम शब्द आया दोस्तों? ध्यान दिया ना आपने? एक और अभी बयान सुनाऊंगा। ये कहते हैं कि आरक्षण की 50% सीमा हटा देंगे, लिमिट तोड़ देंगे। इसमें भी सुनिएगा, गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा। सुन लीजिए। रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। देखा आपने, इसमें भी कहीं मुस्लिम शब्द नहीं आया। अब इसी के नाम पर यह जातिगत सर्वेक्षण की बात करते हैं। तेलंगाना में किया, कर्नाटक में कब किया आपको पता है। अब बारी है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की, और 17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसमें ये सार्वजनिक करेंगे। मजा जानते हैं क्या है इसमें? क्या रिपोर्ट में है? इस रिपोर्ट में है दोस्तों कि मुसलमान राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बन गया है। जाति जनगणना की रिपोर्ट लीक की गई है जो मीडिया में आ रही है। इसके बाद अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, उसके बाद वोक्कालिगा, लिंगायत, ये सब पीछे हो गए। वोक्कालिगा, लिंगायत, इसी के नाम पे कर्नाटक में अपनी दुकान चलाते हैं ना। और सबसे बड़ी जाति किसको बता रहे हैं? मुसलमानों को। जो मीडिया वाले बता रहे हैं कि बर्रे के छत्ते में हाथ तो नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये बोल रहे थे ना कि हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको पता है क्या रिकमेंडेशन होने वाला है? मुसलमानों का रिजर्वेशन दोगुना करने जा रहे हैं। देख लीजिए, कर्नाटक में ये नाम लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी का, और कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण के नाम पर मुसलमानों की जनसंख्या बोल रहे हैं बहुत बढ़ गई, तो 4 से 8% रिजर्वेशन करेंगे। दुगुना, 100% बढ़ोतरी। और क्या रिपोर्ट में आया है यह भी जान लीजिए। मुसलमानों की जनसंख्या कर्नाटक में 5.16% सिर्फ 4 साल में बढ़ी है। 2011 के सेंसस में 12.92% ये बढ़ी है। आप याद रखिए कि ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। ये मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए हो रहा है। और अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, मुसलमानों को 4% ठेकेदारी में आरक्षण। ये भारत के इतिहास में एक अजीबोगरीब है, संविधान को कुचलने जैसा है। पूछा गया इनके उप मुख्यमंत्री से, डीके शिव कुमार से, कि आप बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये संविधान के विपरीत है। बोलते हैं संविधान बदल देंगे। सुन लीजिए। But the criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see. Let us watch. Let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. यही कांग्रेस की असली मंशा है। चाहे संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़े, मुसलमानों को आरक्षण देना है। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में यह बात कह चुके हैं कि दलितों से इनका कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। वो हिस्सा भी सुनिए।
सशक्तिकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। अब आज ये खबर क्यों दिखा रहा हूं आपको, जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्नाटक की खबर ताजा तरीन है। आज अंबेडकर जयंती है दोस्तों, और जिस तरीके से दलितों के साथ आज ये अत्याचार कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के साथ, यही काम तो अंबेडकर के साथ हुआ था। आप जानते हैं कि नहीं? और अंबेडकर के साथ क्यों हुआ, कभी सोचा आपने? उसके लिए जानना यह जरूरी है कि अंबेडकर के इस्लाम पर विचार क्या थे, मुसलमानों पर क्या विचार थे। और मैंने दोस्तों, मैं सच बताऊं, मैं अभी तो नहीं बताना चाहता था, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, एक एक चैप्टर में पढ़ रहा हूं। इसमें ऐसी ऐसी जानकारी है, ये विभाजन के समय मुसलमानों को लेकर, उनके विचारों को लेकर, ये आप भी पढ़िएगा। मैं हालांकि ना भी पढ़े चलेगा, मैं तो पूरा पढ़ रहा हूं और आपको दिखाऊंगा किसी दिन। अब भाई, मुसलमानों को लेकर, विभाजन को लेकर अंबेडकर के ये विचार रहेंगे तो क्या होगा? नेहरू ने इनके जीते जी इनको इस तरीके से जलील किया, आप सोच नहीं सकते। अंबेडकर साहब ने मुसलमानों के प्रति जो तुष्टीकरण की नेहरू की नीति है उसको सामने लेकर आए। नेहरू नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इस पर एक बड़ी अच्छी फिल्म बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया ना, इनको लेना भी नहीं चाहते थे मंत्रिमंडल में, वो तो गांधी जी बोले तो जबरदस्ती ले लिया, इनके खिलाफ काम करने लगे। अंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की रचना की है, उस संविधान के तहत जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में नेहरू अंबेडकर को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। बॉम्बे की सीट पर आप जानते हैं, अंबेडकर को जलील करने के लिए उन्हीं के पूर्व निजी सहायक सडोबा काजरोलकर को टिकट दे दिया। उनको बुलाया, बोला तुमको टिकट दे रहा हूं, तुम लड़ो और सब मैं करूंगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हरा दिया। दूसरी बार बाबा साहेब लड़े, तब भी हराने के लिए नेहरू पीछे लग गए। और आपको मैं एक और चीज बताता हूं, अंबेडकर के निजी सहायक जिसके जरिए अंबेडकर साहब को हराने की साजिश रची, उनको पद्म विभूषण दिया गया, इंदिरा गांधी ने दिया, और बाबा साहेब को कुछ नहीं मिला। और दशकों बाद दोस्तों 1990 में जब भाजपा की सरकार आई, तब जाकर इनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला। आप सोचिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, आज भी वही कर रही, आज कर्नाटक में वही कर रही। और तभी आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में बड़ा जबरदस्त सवाल पूछते हैं। बोलते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो लग रहा है कि ये मुसलमानों के हित में काम कर रही, नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने गजब काम किया दोस्तों। ये कहा कि अरे भाई, तुम इतना मुसलमानों के हित की बात करते हो, अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? संसद में टिकट दे दो 50%। मैं तो कहता हूं दोस्तों, ओवैसी और बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कांग्रेस ही बन जाए ओवैसी की पार्टी, और बन ही रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनाता हूं, सुनिए। क्यों ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया? मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है, तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। ये पंक्ति याद रखिएगा दोस्तों। वैसे भी कांग्रेस पार्टी
जिस तरीके से तुष्टीकरण में जा रही है, आखिर में होना यही है। बस मोदी जी ने बोल दिया, पूरी बाजी पलट दी। भाई गांधी परिवार के ये जो पीढ़ी है, ये तो कुछ भी कह सकती है ना। भाई जनेऊधारी हिंदू बन गए ना। कौन है, कितने पीढ़ी तक हिंदू है, जरा देखिए ना। क्या राहुल गांधी की माताजी हिंदू हैं? क्या पिताजी हैं? अगर पिताजी हैं तो कि उनके पिताजी क्या हिंदू थे? आप पूरी बात समझिए, तो ये तो किसी से भी कनेक्शन जोड़ लेंगे, कहीं भी हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और बात कही दोस्तों, ये कहा कि अगर मुसलमानों का इतना भला हो गया होता तो ये जो बेरोजगार मुसलमान हैं, नौजवान हैं, उनको पंक्चर बनाना पड़ता, साइकिल के पंक्चर बनाने पड़ते। आप सोचिए, आज पीएम ने कहा है। और ये जो वक्फ के खिलाफ बोल रहे हैं ना, उस वक्फ के जरिए आदिवासियों की जमीन को ही लूटने का काम किया जाता था। आज अंबेडकर जयंती के दिन जय भीम जय मीम, इसका भी पूरा एकदम से जैसे कहते हैं ना, खुला खेल उजागर कर दिया। ये बयान सुनिए। के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये बयान बड़ा ऐतिहासिक है दोस्तों, और याद रखिए इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। ये जो राहुल गांधी और गांधी परिवार लगातार खेल कर रहा है ना, भाई मोदी विरोध में जिस तरीके से ये समाज के विरोधी होते जा रहे हैं, समाज में बंटवारा कर रहे हैं, देश के हितों के खिलाफ बोल रहे हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। और इसीलिए ये बयान आप याद रखिए दोस्तों, कांग्रेस पर गहरा असर डालने वाला है। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ, आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और HB मेलोडी गीतों के चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।